नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या खरीदे क्या बेचे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हमने देखा है एक बड़े भूत से मार्केट उभरता हुआ दिखा है। एक बड़ी जो वीकेंड पे खबरें चल रही थी उससे मार्केट कहीं ना कहीं उभरता हुआ दिखा है। कैसे उभरा है बाजार में हमने देखा। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, दोबारा से रिपोर्ट आई है 1.5 साल के बाद। उस रिपोर्ट के बाद हमने देखा मार्केट में शुरुआत में एक नीजक रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट फ्लैट सपाट होती हुई नजर आई। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो मजबूती के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया है। तो ये जो रिपोर्ट आई है उसके क्या मायने हैं और उसके बाद जो बाजार की क्लोजिंग हुई है उसके बाद आज के लिए आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी लाइन पर। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। तो सबसे पहले जरा मार्केट्स का ही रुख कर लेते हैं कि सोमवार को ये जो वीकेंड पे पूरा जो खबरों का सिलसिला चला था, हिंडनबर्ग की एक जो नई रिपोर्ट आई है विसल ब्लोअर के हवाले से, जो उन्होंने नए खुलासे करे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट बाजार पे देखने को मिला। तो हमने देखा कि बाजार उसके ज़्यादा असर में नहीं आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट हमने देखा कि ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुई। निफ्टी 20 अंक, सेंसेक्स करीब 60 अंक गिरकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट करीब 100 अंकों की मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा है। जो इंटरडे लोज बने थे 24,212 के निफ्टी के अंदर, तो उसमें हमने देखा है करीब करीब 150 अंकों की रिकवरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। और सेंसेक्स की भी जहाँ तक बात है तो लोअर लेवल से जो रिकवरी हुई है वो ऑलमोस्ट 425 अंकों के आसपास की है। बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग जरूर करीब 100 अंकों की मजबूती के साथ हुई, लेकिन लोअर लेवल से 400 अंकों से ज़्यादा के सुधार के साथ हमने देखा जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी है। सर आज के लिए अगर हम देखें तो निफ्टी में ये जो 24,300 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है उसको आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, खासतौर पे इस संदर्भ में कि कल शाम को जो सीपीआई महंगाई के आंकड़े आए हैं जुलाई महीने के, उसमें हमने पहली बार देखा है 5 साल में जो आरबीआई का टारगेट है 4% का, उसके नीचे महंगाई दर आई, क्योंकि 3.5% का नंबर रिपोर्ट किया गया जुलाई की जहाँ तक बात है। महंगाई में कमी आई है और 3.5% पर आना, इसको आप मार्केट के लिए कैसे रीड करते हैं। और खासतौर पर जो कल का हमने पूरा जो हिंडनबर्ग का जो एक रिपोर्ट आई है उसका जो इम्पैक्ट था उसको पूरी तरह से निगेट कर दिया बाजार ने। अब आज के लिए कैसे तैयारी करनी है? देखिए संदीप जी, तीन अलग अलग फेज में इसको डिस्कस करेंगे। पहला है हिंडनबर्ग। देखिए, आप एक ही जोक पे बार बार हंस नहीं सकते, एक ही गम पे बार बार रो नहीं सकते, और एक ही खबर पे मार्केट बार बार रिएक्ट नहीं करता है। मार्केट का जो भी रिएक्शन होता है एक खबर पे एक बार होता है, वो खत्म हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड आगे कोई बहुत बड़ा कोई खुलासा ऐसा आ जाए तो अलग बात है कि मार्केट उसको भी 5-7 मिनट में पचा लेगा। बट ये जो आया है ये वो खोदा पहाड़ निकली मरी हुई चूहिया वाला हाल था। तो इसका अब कोई असर नहीं आना है मार्केट को। इससे रिलेटेड अब कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। जो देना था वो पहले 1 मिनट में देके खत्म कर चुका है। अब आते हैं इंडेक्स के लेवल पे। निफ्टी पे प्रीवियस मंथ लो 24,000, जब तक ये प्रोटेक्टेड है मैं हर डिप पे बाई ऑन डिप्स की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि 20 और 50 डे मूविंग एवरेज का जो वो स्लैब होता है उसके अंदर मार्केट पिछले 7 दिन से ट्रेड कर रहा है। और जो टेक्सचर है मार्केट का वो अभी भी बाई ऑन डिप्स वाला है। तो यहां से कहीं भी 24,200 के आसपास आपको मिल जाता है इंडेक्स खरीदने के लिए, तो वहां लार्ज कैप शेयर्स खरीदना चाहिए या फिर इंडेक्स के ईटीएफ खरीदने चाहिए। ऊपर में मुझे समवेयर अराउंड 24,800 तक के टारगेट आते दिख रहे हैं। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में मान के चल रहा हूं कि आप 23,800 टच करेंगे। बट मेरा जो सिनेरियो अभी दिख रहा है या हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं वो ये है कि 24,200 की रेंज होल्ड होगी। इस रेंज में लार्ज कैप बाई करके चलना चाहिए। लार्ज ठीक। कैप इसलिए कि निफ्टी 200 मोमेंटम वर्सेस क्वालिटी इंडेक्स को अगर देखें तो अब तक मोमेंटम इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा था। अब पहली बार ऐसा हुआ कि क्वालिटी इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अब जो पैसा है वो लार्ज कैप और क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो आपको लार्ज कैप सब ट्रेड करनी चाहिए। तो लार्ज कैप यानी कि दिग्गज और जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस बाजार में लौटता हुआ दिख रहा है और वहीं पे फोकस करना भी चाहिए। 24,200 के आसपास इंडेक्स मिले, जो कि 24,300 के ऊपर बंद हुआ, 24,350 के आसपास, 24,200 के आसपास मिले तो खरीदारी करके चलना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, कोई ऐसी चिंता या घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसा ही रुझान बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो महंगाई के आंकड़े आए उसका तो बैंक निफ्टी पर ज़्यादा असर देखने को मिलेगा आज। देखिए, ये महंगाई का जो आंकड़ा आया था ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि आरबीआई का जो रेंज है उससे बाहर ही रहेगा और आरबीआई पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा रेट कट करने का। अब जब आरबीआई के लक्ष्य के अंदर आ चुका है तो सरकार की तरफ से गजब प्रेशर रहेगा आरबीआई के ऊपर रेट कट करने के लिए, और ये मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव संकेत
साबित हो सकता है। दूसरा, मैं जो ट्रैक करता हूँ, क्लोजली ट्रैक करता हूँ, जो मार्केट के टॉप्स और बॉटम के आसपास बड़ा काम आता है, वो है एफआईआई का डेटा। अगर इंडेक्स का लॉन्ग पोजीशन देखें तो 22,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे की क्लोजिंग तक लॉन्ग थे। कल का डेटा मेरे पास अपडेटेड नहीं है। फ्राइडे के क्लोजिंग तक 22,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, लेकिन अगर फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के अगर देखें नेट पोजीशन, तो 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। और ये प्रोबेबली कल का डेटा जो है वो मिला के थोड़ा और शॉर्ट साइड में ही ऐड हुआ होगा। अगर ये डेटा 5-6 दिन हम साइडवेज रह जाते हैं, 24,000 24,200 की रेंज प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और बैंक निफ्टी में प्रीवियस मंथ लो 50,500 के आसपास ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और ये डेटा 5 लाख तक आ जाता है, तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन होंगी। यानी हम वहां पे खड़े होंगे जो हम इलेक्शन के रिजल्ट के दिन खड़े थे 21,800 पे। यहाँ नीचे जाने 150-200 पॉइंट था, और ऊपर आने 1,500 से 2,000 पॉइंट था। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 4-5 दिन में डेटा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, प्राइस साइडवेज रह के होल्ड हो जाएगी, और वहां से वही लेवल्स आएंगे कि नीचे जाने 200-300 पॉइंट निफ्टी पे, 200 150 से 200 पॉइंट, और ऊपर आने के लिए 1,500 से 2,000 पॉइंट। तो 24,000 24,200 की रेंज में बाइंग करना है। पहला टारगेट आपका 25,000 रहेगा। ओवरऑल इस पूरे अपमूव का टारगेट 26,000 के आसपास रहेगा, जो पहले भी मैं 21,800 पे प्रिडिक्ट कर रहा था कि 24,000 24,500 आएगा। लगभग डेटा उसी तरफ अलाइन होते हुए दिख रहा है और 26,000 का इशारा कर रहा है। बैंक निफ्टी 50,500 50,000 के बीच में, 49,900 से 50,500 के बीच में आपको कहीं भी ये रेंज में रिजेक्शन कैंडल्स मिलती है 15 मिनट या 75 मिनट के चार्ट पे, आप आउटराइट लॉन्ग कीजिए। पहला ही टारगेट आपको 52,000 के आसपास मिलेगा, जो क्वार्टरली वीवैप है। ओके, तो 52,000 का पहला टारगेट है। निफ्टी बैंक में यहाँ से गिरने की जो गुंजाइश है वो 150 से 200 पॉइंट की, और चलने की यानी कि ऊपर जाने की जो गुंजाइश है 1,500 से 2,000 पॉइंट की। तो ऊपर में जो पहला टारगेट बैंक निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है वो 52,000 का है, और निफ्टी के लिए 24,800 25,000 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम सेक्टोरल रुझान की बात करें तो हमने देखा कि ज़्यादातर सेक्टर्स में हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। मीडिया, पीएसयू बैंक, एनर्जी और पीएसयू शेयर ये सबसे ज़्यादा पिटते हुए नजर आए हैं, और रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल और निजी बैंक ये कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जो कि मार्केट को कल के सेशन में सपोर्ट करते हुए दिख रहे थे। स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी में एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, डॉक्टर रेड्डीज ये निफ्टी के टॉप लूजर्स थे, और ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी को सहारा देने में कामकाज करते हुए नजर आ रहे थे। तो सर सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो बाजार लो लेवल से उभरता हुआ दिखा, लेकिन रियल एस्टेट इंडेक्स की जहाँ तक बात है तो सर हमने देखा है उसमें फ्राइडे को भी मजबूती थी, कल के सेशन में भी बाजार में भले ही वॉलिटिलिटी थी, लेकिन रियल्टी इंडेक्स फिर से कल का स्टार परफॉर्मर हम कह सकते हैं, और उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों को भी हम तेजी में ऐड कर सकते हैं। तो रियल्टी में ये जो रिवर्सल हुआ था इंडेक्सेशन वाले फैसले का, उसके बाद से लगातार खरीदारी है, और उसके साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन दोनों सेक्टर्स में जो तेजी हो रही है उसमें किन पॉकेट्स में खरीदारी करने के मौके हैं सर? देखिए, सीएनएक्स रियलिटी अगर एज एन इंडेक्स देखें तो 50 और 20 डे मूविंग एवरेज का नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, और ये पिछले 2 दिन की अपमूव या पिछले 5 दिन की अपमूव आप देखें तो ये बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ एक्शन दिखा रहा है। ये 2-3 दिन और कंटिन्यू रह सकती है। इंडेक्स समवेयर अराउंड 1,050 1,060 तक आ सकता है। वहां से फ्लैग का ब्रेकडाउन आता है तो मुझे 934 पहला टारगेट दिख रहा है सीएनएक्स रियलिटी पे, यानी लगभग लगभग हम 10% डाउनसाइड की बात कर रहे हैं, 1-2-3% के अपमूव के बाद। तो मैं बहुत ज्यादा सीएनएक्स रियलिटी या रियलिटी रिलेटेड काउंटर्स में बाइंग नहीं देख रहा हूं, मैं बल्कि सेल ऑन रैलीज पे ये काउंटर देख रहा हूं। बट अगर इकलौता स्टॉक आप मुझसे पूछें कि जो अगर मुझे खरीदना ही है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। बट सेक्टर टेलविंड नहीं है, तो बहुत मैं डाउट में रहूंगा कि ये स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। भले डाउनसाइड लिमिटेड हो, लेकिन अपसाइड मिलना भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल सेक्टोरियल इंडेक्स में 10% की डाउनसाइड मूव दिख रही है, तो स्टॉक्स के बचे रहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्मेशन है, ये केवल एक पुल बैक की तरह देख रहा हूं मैं। यहाँ से डाउनसाइड थोड़ी सी ज्यादा आती हुई दिख रही है बजाय अपसाइड के, तो दोनों में मैं बहुत ज्यादा बाइंग नहीं देख रहा हूँ। पुल बैक में सेल ऑन रैलीज ही रहेंगे। ओके, तो सेल ऑन रैली करना चाहिए जहाँ तक रियल एस्टेट और उसके साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स की बात है। कल भले ही मजबूत बंद हुए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉकेट्स नज़र नहीं आ रहे जहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। कुछ ऐसे स्टॉक्स या ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे
कमजोरी ज़्यादा देखने को मिली उसमें पीएसयू बैंक एक ऐसा तबका है जो कि कल के सेशन में भी कमज़ोर था, और उसके साथ साथ अदानी ग्रुप जैसे कि पूरे जो 10 स्टॉक्स हैं उनमें हमने देखा कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई नजर आई, क्योंकि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन लोअर लेवल से इन स्टॉक्स में भी हमने देखा अच्छी खासी रिकवरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो पीएसयू बैंक्स और अदानी ग्रुप के शेयरों में ये जो गिरावट हो रही है उसमें क्या करना चाहिए सर? ये जो कमजोरी है खरीदारी करने का मौका है या रुकना चाहिए? देखिए संदीप जी, कल सुबह जब ये न्यूज ब्रेक हुई थी या मार्केट खुला था इसको रिएक्ट करने, तो हमने अपने क्लाइंट से क्लियरली कहा था कि पूरे स्टॉक्स में अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट और अदानी पावर, ये तीन स्टॉक्स जब नीचे खुले तो बाई करके चलना है। इन स्टॉक्स में सबसे पहले नए हाई बनेंगे। बाकी स्टॉक्स कुछ हद तक या तो साइडवेज हैं या अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। ये तीन लीडिंग स्टॉक हैं अदानी ग्रुप के, इनमें तेजी बनी रहेगी। और आप देखिए नियर अबाउट डे हाई आगे क्लोज किए थे। अदानी पावर हमारी टॉप पिक थी, वो नियर अबाउट डे हाई आगे क्लोज किया है। मुझे यहाँ से 1200 तक की अपसाइड दिख रही है अदानी पावर में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 9 से 12 महीने दे सकते हैं, तो यहाँ से 1200 रुपए बहुत आराम से अदानी पावर में आपको मिल जाएगा। अदानी पोर्ट भी यहाँ से 5-7-8% अपसाइड है। बट अगर आउट ऑफ ऑल दो स्टॉक मुझे उठाने बोलेंगे तो टॉप पिक अदानी पावर, सेकंड बेस्ट अदानी एंटरप्राइज लग रहा है। दूसरा पीएसयू बैंक आपने बात की, मैं आउटराइट पीएसयू काउंटर्स के लिए सेल बोलते आ रहा हूं जब से हम बजट के एक हफ्ते पहले से, कि आप पील ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए और बजट के दिन पूरी तरीके से पीएसयू काउंटर से बाहर हो जाइए। इनमें सबसे ज्यादा पिटाई होती हुई दिखेगी और आप देखेंगे कुछ स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 22-23% ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से और 20-22% करेक्ट हो जाएंगे तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 50% चांस होती है कि स्टॉक 80% करेक्ट होगा और 80% चांस होती है कि स्टॉक अपने हाई से 50% करेक्ट होगा। और सारे स्टॉक्स नियर अबाउट 8% से 20% के आसपास करेक्ट हुए हैं। सारे स्टॉक्स आप मान के चलिए कि एक आध आउटलायर रह जाए तो अलग बात है, बाकी सारे स्टॉक लगभग 40 से 50% अपने हाई से करेक्ट होंगे। तो अभी भी आपके पास मौका है, 2-3 दिन में जो मार्केट में रैली आ रही है उसमें से निकलने की कोशिश कीजिए पीएसयू काउंटर से। प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत अच्छे चलते हुए दिख रहे हैं, अगर वहां पैसा डालेंगे तो अगले 3 महीने में कैपिटल एप्रिसिएशन काफी अच्छी होगी। दो सवाल हैं सर, आपने दो चीज़ें बोली हैं। एक तो ये आपने बोला कि 20 से 22% का करेक्शन हो सकता है, ये आप पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे हैं या फिर ओवरऑल पीएसयू पॉकेट की बात कर रहे हैं? और दूसरा जो निजी बैंक आप कह रहे हैं वो कौन से स्टॉक्स होंगे जहां पे फिर पैसा लगाना चाहिए? देखिए पीएसयू एज ए पूरे सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें रेलवे और डिफेंस के स्टॉक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये तीन स्टॉक तो बिल्कुल इमीडिएटली बेच लेना चाहिए। इनमें सबसे ज्यादा डाउनसाइड आती हुई दिख रही है। केवल जो आउटलायर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी चार्ट के बेसिस पे एससीआई और मैस्टॉक मेरे को थोड़े से ठीक लग रहे हैं। बाकी सारे काउंटर्स में आउटराइट सेल की सलाह दे रहा हूँ। दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक्सिस बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 1680 अगर सस्टेन कर लेता है तो एचडीएफसी बैंक में ना सिर्फ 1740 अपना हाई टच करेगा, बल्कि ये 2000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तीसरा आईसीआईसीआई बैंक है। तो टॉप 3 जो मेजर काउंटर्स हैं ये मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट अगर आप थोड़ी सी एग्रेसिव बेट ले सकते हैं, थोड़े से आप रिस्क टेकर हैं, तो इंडसइंड बैंक आपके लिए बेस्ट बेट होगी। जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है, डार्क हॉर्स जिसको हम कहते हैं, वो इंडसइंड बैंक निकल सकता है। बट अगर आप रिलेटिवली सेफर साइड प्ले करना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये 3 प्ले हैं। तो डार्क हॉर्स का टारगेट क्या होगा सर? देखिए इंडसइंड बैंक में मुझे यहाँ से 22-23% अपसाइड बहुत आराम से आती हुई दिख रही है। अगर करंट मार्केट प्राइस से खरीदते हैं और यहाँ से थोड़ा सा नीचे 1250-100 रुपए का स्टॉप लॉस देते हैं, तो फिर जो इसका ऑल टाइम हाई है समवेयर अराउंड 16, अभी रिसेंट का जो हाई है 1675 का जनवरी 2024 में बना था, ये पहला लेवल है जो मेरे को टेस्ट होते हुए दिख रहा है। फिर इसके ऊपर बड़ी अपमूव बनेगी, बट फिलहाल के लिए 1675 का स्विंग हाई टेस्ट होते हुए दिख रहा है। तो 4 निजी बैंक्स हैं जिसमें एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, जिसको आपको खरीदारी करके चलना है। लेकिन बेस्ट ऑफ द लॉट है डार्क हॉर्स इंडसइंड बैंक, जिसमें 22 से 23% अपसाइड है। 1675 रुपये का पहला टारगेट होगा जो कि इसने जनवरी में ऑल टाइम हाई के रूप में छुआ भी था। चलिए ब्रेड की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट में किस तरह का रुझान था। अगर आप एनएसई पर देखें तो कल के सेशन में हमने देखा 1232 शेयर ऐसे थे जो कि चढ़कर बंद हुए, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी। 1323 शेयर ऐसे थे जो कि गिरकर बंद हुए। तो एडवांस डिक्लाइन आप कह सकते हैं बियर्स के यानी कि मंदड़ियों के पक्ष में थी। और भले ही मिड कैप इंडेक्स करीब 150 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स 361 अंक की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। लोअर लेवल से रिकवरी की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स 750 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी के साथ बंद हुआ। वहीं अगर आप मिड कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें भी 650 अंकों से ज़्यादा की
बढ़त के साथ या सुधार के साथ ही क्लोजिंग होती हुई दिखी भी है। मैं कुछ टॉप गेनर्स की बात करूंगा सर, जिसमें कल के सेशन में ओला इलेक्ट्रिक है। दूसरा दिन था लगातार लिस्टिंग के बाद हमने देखा कि 20% का ऊपरी सर्किट लगा। हिरनबा इंडस्ट्रीज अगर आप ट्रैक करते हो, इसमें भी ऊपरी सर्किट लगा। एएमडी इंडस्ट्रीज, कोठारी प्रोडक्ट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कल के सेशन में हमने 20% के अपर सर्किट लगते हुए देखे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको क्या लगता है, मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि ये आज भी चल सकते हैं? इनमें किसी में आप खरीदारी करने की सलाह देंगे सर? देखिए, ओला इलेक्ट्रिक में वहां से स्टार्ट करेंगे। दो अपर सर्किट हो चुके हैं। प्रोबेबली आज के सेशन में अगर 8-10% ऊपर खुलता है तो फिर आपको स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। उसके बाद 8 से 10 हफ्ते वेट कीजिए। अगर आईपीओ बेस बनता है तो फिर वापस से बाइंग की सलाह रहेगी। बट इमीडिएट बेसिस पे अगर ये गैप अप खुल रहा है, 8-10% ऊपर मिल जाता है आपको गैप अप ओपनिंग में, तो पूरी तरीके से स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। ये बड़ा बेस बनाता हुआ दिखेगा। आपको याद होगा जोमेटो ने भी इसी तरीके से एक लंबी मूव ली थी। उसके बाद लगभग साल 1.25 साल उसको फॉल और कंसोलिडेट करने में लग गया था। तो सिमिलर पैटर्न डेवलप होते हुए दिख रहा है। दूसरा हिरनबा का स्टॉक है। यहाँ पे भी काफी अच्छी अपसाइड दिख रही है। वीकली चार्ट पे देखें तो डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है और ये डबल बॉटम 62 हफ्तों का है। तो यहाँ से स्टॉक में बहुत आराम से 622 रुपए का जो वीकली चार्ट पे स्विंग आई है, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। तो ऑन द डिप्स कहीं भी 440 के आसपास मिल जाता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। टारगेट ऊपर में 543 का इमीडिएट बेसिस पे रहेगा। उसके ऊपर जाते जाते ये 622 तक जा सकता है। तीसरा कोठारी प्रोडक्ट, इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया है। फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन था। ऊपर में स्टॉक में 270-274 तक के टारगेट दिख रहे हैं। ओवरऑल 152 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। तो 274-275 आराम से टेस्ट कर लेगा। वहां से कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट ओवरऑल जो 152 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, इसका टारगेट 350-345 के आसपास आ रहा है। तो सेकंड लेग में ये 345 का अपना टारगेट टेस्ट करेगा। एएमडी इंडस्ट्रीज लास्ट सर। देखिए, एएमडी इंडस्ट्री में भी लगभग सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है। यहाँ भी ब्रेकआउट आया है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आया है। वीकली चार्ट में एक बॉक्स बना हुआ था, या कप कैंडल पैटर्न कह सकते हैं, 27 वीक्स का था जहां से ब्रेकआउट है। तो स्टॉक में 95 का इमीडिएट टारगेट आएगा। उस जोन में सप्लाई काफी है वीकली चार्ट में। अगर ये इसको स्लाइस थ्रू कर लेता है तो फिर 114-115 जाएगा। लेकिन हाई लाइकली है कि 95 के पास एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 1-2 हफ्ते कंसोलिडेट करेगा। चलिए ठीक है, ये तो कल की बात होगी और कल के मूवर्स की बात होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे कल के सेशन में, और इनमें क्या करना चाहिए उसकी बात होगी। अब आज की बात करते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। छोटा हफ्ता है, इनफैक्ट थर्सडे को मार्केट बंद भी है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। तो उससे पहले अब मंगलवार को हमें क्या करना है, क्योंकि इस बार जो वीकली एक्सपायरी है वो निफ्टी की भी बुधवार को ही होती हुई दिखेगी, बैंक निफ्टी के साथ में ही। तो आज ट्यूसडे है, तो उसमें क्या करना चाहिए सर? खासतौर पे छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है। दिग्गज थोड़े से कल पिटते हुए नजर आए थे या पिछड़ते हुए नजर आए थे, और कई सारे सेक्टर्स है सर। मैं एक एक करके बात करूंगा। छोटे मझोले स्टॉक्स जो हैं, जो कि शायद नहीं चले हैं या फिर जो कि अंडर परफॉर्मर रहे हैं, अब उनमें ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। फार्मा से अगर मैं शुरुआत करूं तो एसएमएस लाइफ कल का स्टार परफॉर्मर आप कह सकते हैं। पनेशिया बायोटेक, इसमें भी 20% का ऊपरी सर्किट लगा। एकम ड्रग्स, ये हाल की लिस्टिंग है, इसमें भी कल 10% का ऊपर का मूव देखने को मिला। ग्लेनमार्क लाइफ, सीक्वेंट, ग्रैनुल्स इंडिया, छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिला था फार्मा स्पेस में। क्या करना चाहिए सर इन सब में? देखिए, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में थोड़े से छोटे नेम्स एक्सटेंडेड लग रहे हैं। बट अगर आप 2 से 3 महीने का व्यू ले रहे हैं तो इन स्टॉक्स में कंसोलिडेशन या डिप मिलती है तो बाई करके चलना चाहिए। क्योंकि सीएनएक्स फार्मा में बड़ा ब्रेकआउट आया है। 4 महीने का कंसोलिडेशन था जहां से ब्रेकआउट आया है। सेकेंड मंथ ऑफ रैली है, ये थर्ड मंथ ऑफ रैली है। प्रोबेबली फार्मा इंडेक्स मंथ एंड होते होते अपने हाई पे जाके क्लोज करेगा। तो छोटे फार्मा स्टॉक्स, और लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने एसएमएस फार्मा भी रिकमेंड किया था कि हमारी टॉप पिक है। तो छोटे फार्मा स्टॉक्स में हमको काफी अच्छी तेजी लग रही है। एलेम्बिक और एसएमएस फार्मा हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन जितने भी नाम आपने लिए हैं 3 दिन में काफी अच्छे चले हैं। अगर ये एक हफ्ते कंसोलिडेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव में वापस से 10 से 12% आराम से अपसाइड मिलेगी। और शायद ये एक्सटेंड करते हुए 27-28% की भी अपमूव दे दें। क्योंकि छोटे नाम है, छोटे फ्लोट है, तो 20-30% चलना है स्टॉक्स के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फार्मा एज इंडेक्स में मान के चल रहा हूँ कि मंथ एंड पे मंथ हाई पे जाके क्लोज करेगा।
तो मंथ एंड पे हो सकता है मंथ हाई पे जाके या फिर ओवरऑल हाई पे जाके फार्मा इंडेक्स क्लोज कर सकता है, ऐसी यहाँ पे राय निकल के सामने आ रही। सर मैंने आपसे पीएसयू की बात करी, आपने रेलवे स्टॉक्स ऑलरेडी कवर किए हैं, लेकिन कल कुछ पीएसयू स्टॉक्स पर्टिकुलर मैं आपको नाम बताता हूँ जिनमें कल हमने काफ़ी अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखी है। कुछ ऐसा न्यूज़ फ्लो है कि शायद कुछ बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लग सकता है। इसमें आरवीएनएल है, टीटागढ़ है, टेक्समैको रेल है जिसके नंबर्स भी आने हैं आज, रेलटेल है, इरकॉन है। ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिनमें कल हमने काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ देखा भी है। तो कुछ कुछ पॉकेट्स हैं रेलवे स्टॉक्स में जहां पे अब एक्शन दोबारा से बनना शुरू हो गया है। क्या इस पे बिलीव करना चाहिए या आपको लगता है कि ये फिजल आउट हो जाएगा, इनसे दूर रहें? देखिए मोस्ट लाइकली फिजल आउट हो जाएगा। पूरे नाम जो आपने लिए हैं उसमें से केवल इकलौता आरबीएनएल है जो थोड़ा बहुत मेरे को ठीक लग रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किया है। बट मैं इस पूरे सेक्टर को प्ले करना पसंद नहीं करूंगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब भी अप कैंडल आती है उसमें वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन जब डाउन कैंडल आती है बहुत हेवी वॉल्यूम के साथ आती है। ये क्लियर कट साइन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इन स्टॉक्स में। तो पूरे पॉकेट से मैं क्लियरली एग्जिट की सलाह दूंगा। इकलौता कोई एक स्टॉक जो आउटलायर बनने की कोशिश कर रहा है, अब हम इतने भी वो नहीं है कि उसको पिक करके प्ले कर सकें, और अगर पिक कर भी लेते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम लंबे समय के लिए होल्ड कर पाए। तो मैं पूरे सेक्टर से इस समय एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ। आरबीएनएल इकलौता स्टॉक है रेलवे में जो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, लेकिन अगर करंट मूव में उसने भी लोअर हाई दे दिया तो फिर उसमें भी उतनी तेज सेलिंग आएगी। तो वो रिस्क लेने की जगह मैं पूरे पॉकेट से एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि डाउन कैंडल्स में बहुत बड़े वॉल्यूम्स आते हैं। ठीक है, जब भी गिरावट आती है तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और जब ऊपर की ओर मूव आता है तो वॉल्यूम्स बहुत कम रहते हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन का साइन है रेलवे शेयरों में, तो इस लिहाज से केवल आरवीएनएल पे फोकस करें अगर आपको इस स्पेस में रहना ही है। बाकी शेयरों से आप दूरी बना के रखें, ये ज़्यादा बेहतर है। पावर से जुड़े छोटे छोटे शेयर हैं सर, इसमें सुजलॉन तो कई बार डिस्कस होता है, जीनस पावर है, आइनॉक्स विंड है, आइनॉक्स ग्रीन है, इनके नंबर्स आए थे उसका इंपैक्ट देखने को मिला। इसमें आप चाहें तो वी गार्ड को जोड़ सकते हैं, एवरेडी इंडस्ट्रीज को जोड़ सकते हैं। तो कुछ छोटे छोटे पावर या उससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं छोटे छोटे, उनमें हम देख रहे हैं कि मूव अप बनना शुरू हो चुका है। तो जो नाम मैंने लिए हैं सर इस स्पेस में, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद हो चार्ट्स पे या फंडामेंटली? देखिए सुजलॉन तो आप ही के प्लेटफॉर्म पे हमने रिकमेंड किया था, 64, 74 और 90 तीन टारगेट के साथ लगभग 80 रुपए आ गया है। अगर किसी के पास 100 शेयर हैं तो 20 शेयर यहाँ पे बुक करना चाहिए, और अब यहाँ से हर 3-4 रुपए की मूव पे 20-20 शेयर करके बुक करते हुए 90 पे अपनी क्वांटिटी को 75% बुक कर लेना चाहिए। अगर 90 स्लाइस थ्रू होता है तो 25% क्वांटिटी आपके पास रहेगी आगे का मूव प्ले करने, लेकिन वहां से अगर रिवर्सल होता है तो 86 के स्टॉप लॉस पे फिर पूरी क्वांटिटी बुक कर लेना चाहिए। दूसरा अकाउंट है जीनस पावर, हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है 376 के भाव पे, और आज के सेशन में भी रिकमेंड किया था। आज ही के सेशन सॉरी कल के सेशन में 376 के भाव में रिकमेंड किया है। स्टॉक अच्छा चला है, हमें काफी अच्छी अपसाइड यहाँ पे आती हुई दिख रही है। अगर आपके दर्शक देख रहे हैं यहाँ पे, उनको लॉन्ग करना चाहिए। थोड़ा सा अगर डिप मिल जाती है तो बेटर होगा। 50% क्वांटिटी करंट मार्केट प्राइस से एक्यूमुलेट कर लें। 50% क्वांटिटी अगर 376 मिल जाता है तो वहां पे 100% क्वांटिटी फिल कर लें, क्योंकि इस स्टॉक में 99 डेज का एक कप एंड हैंडल पैटर्न का या वीसीपी का ब्रेकआउट आया है, जिसका टारगेट 490 से 500 रुपीज आते हुए दिख रहा है अगले 1.5 से 2 हफ्ते में। तो अगर आप मुझसे कहेंगे पावर क्षेत्र में केवल एक कंपनी में उठा सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, तो मैं जीनस पावर उठा लूंगा। कल के सेशन में बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है, 490 से 500 रुपए 2 हफ्ते में आता हुआ दिख रहा है। ओके, परफेक्ट है। ये तो हुई पावर शेयरों की बात, जहाँ पे जीनस पावर टेक्निकल बेसिस पे सबसे ज़्यादा पसंदीदा शेयर फिलहाल निकल के सामने आ रहा है। कुछ और छोटे मुचले स्टॉक्स की बात करें तो उसमें आईटी स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहूँगा। उसमें डेटा मैट्रिक्स है, नेटवेब है जहाँ पे प्रमोटर्स का पूरा हिस्सा बिकने की बातचीत है, सुब्रॉस है, मैस्टैक है, काफ़ी सारे स्टॉक्स और भी है जो मैं आपको गिना सकता हूँ। तो छोटे मुचले आईटी शेयरों में भी जो खरीदारी का रुझान है वो अब आता हुआ नजर आ रहा है। जो कि लैगार्ड्स रहे हैं, जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया इन्होंने, वो भी अब चलने लगे हैं। तो क्या ये इनमें खरीदारी करने का मौका है या जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर ले? देखिए इस पूरे पॉकेट में एक शेयर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जो मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी करते आ रहा हूँ, वो है डीलिंक इंडिया। इसमें 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के अंदर 6 सेशन निकल चुके हैं, जिसमें से पिछले 3 सेशन इनसाइड बार का निकला है। तो अगर आज के या कल के सेशन में ये स्टॉक 570 के ऊपर निकलता है तो इस स्टॉक में बिल्कुल बाई करके चलना चाहिए। बहुत फटाफट में 640 का टारगेट मिलेगा, और अगर आप 4 से 6 हफ्ते का समय दे देते हैं स्टॉक को तो 690 से 700 रुपए तक के लेवल आपको मिल सकते हैं। डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, 570 के ब्रेकआउट पे लेते हैं
तो 530 का स्टॉप लॉस आएगा और लगभग लगभग 700 रुपए का टारगेट आएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से 1:3 1:4 तक आ सकता है स्टॉक। तो इस चीज को आप डीलिंग इंडिया बहुत बेहतरीन, मतलब आउट ऑफ ऑल ये स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। तो डीलिंक एक ऐसा शेयर है जो कि 560 के आसपास है, 700 रुपये की तैयारी कर रहा है। अगर आप 4 से 6 हफ्ते का समय इसको दे सकते हैं। तिमाही नतीजों की बात करें तो SCI कल हमने देखा स्टार परफॉर्मर था। वोल्टास के भी नंबर्स के बेसिस पे हमने एक्शन बनता हुआ देखा। जुबिलेंट फूडवर्क के नंबर्स बहुत अच्छे थे। हालांकि औरोबिंदो फार्मा और BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स ने डिसअपॉइंट किया है। होनासा के नंबर्स भी ठीक थे। CSE के भी नंबर्स खराब थे और सीमेंस ने तो अपने पूरे जो पीयर्स हैं उनके मुकाबले सबसे खराब नंबर्स दिए हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स का रिपोर्ट कार्ड है जो कि कल के सेशन में जहां हमने एक्शन बनता हुआ दिखा है। कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपको पसंद आ रहा हो चार्टिकली? देखिए संदीप जी, होनासा हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें दो वजह है। एक तो क्लासिक VCP पैटर्न बना है, दूसरा IPO बेस ब्रेकआउट भी बना है स्टॉक में। हालांकि ये तीसरी बार अपने रेजिस्टेंस 500 रुपए के आसपास से लौटा है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि एक डेढ़ हफ्ता ये शायद कंसोलिडेट करे, बट इवेंचुअली ये स्टॉक 500 रुपए के ऊपर निकलेगा और 800 850 रुपए तक का इसका IPO बेस ब्रेकआउट का टारगेट रहेगा। तो प्रीएम्प्टिव बाइंग सजेस्टेड नहीं है, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। 500 रुपए निकलते से स्टॉक में पूरी तरीके से वीक लॉन्ग्स एग्जिट हो जाएंगे। स्ट्रॉन्गर हैंड्स के हाथ में माल रहेगा और मोमेंटम मिलना काफी आसान होगा। वॉच लिस्ट में रखिए, 500 के ऊपर निकलते से इस स्टॉक को बाई कीजिए। SCI में फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, ब्रेकआउट रीटेस्ट किया था, रिजल्ट अच्छे आए थे, ठीक ठाक आए थे, गैप अप के साथ निकला, लेकिन अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल नहीं आई है। तो 290 के हाई निकलता है तो थोड़ा बहुत पुल बैक में 328 तक मिल सकता है। बट मैं PSU एज ए बास्केट इस समय नहीं प्रिफर कर रहा हूँ। तीसरा और सबसे बेहतरीन स्टॉक होनासा ज्यादा अच्छा है इसके कंपैरिजन में। अगर आउट ऑफ टू मुझसे एक कहेंगे तो मैं होनासा पिक करूंगा। बट सेकंड बेस्ट काउंटर है वोल्टास, जिसमें अच्छा एक ब्रेकआउट दिख रहा है। यहाँ पे 1700 रुपए तक का टारगेट हमको दिख रहा है। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, वोल्टास हमने अपने क्लाइंट्स को कल बाई रिकमेंड किया है 1700 के टारगेट के साथ। चलिए, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे होनासा ही है। 800 साढ़े 800 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। ध्यान रखें 500 रुपये का लेवल पार होने दें। 500 रुपये के ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। SCI 328 के टारगेट हैं और वोल्टास में भी 1700 के आसपास आप चाहें तो अपनी पोजीशंस को बिल्ड करके चल सकते हैं। ये तो बात हुई जिनके नंबर्स आए थे। आज कुछ नंबर्स जिसमें हम बड़े स्टॉक्स की बात करें तो उसमें हिंडाल्को है, हीरो मोटोकॉर्प है, इनके नंबर्स आने वाले हैं। और कुछ सरकारी कंपनियों की बात करें तो उसमें SJVN है, IRCTC है, NBCC है। चाहे तो इसमें आप GNFC को भी ऐड कर सकते हैं। और दिग्गजों में अपोलो हॉस्पिटल, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस। और कुछ ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स की बात करें तो उसमें GMR एयरपोर्ट्स है, टेक्समैको रेल है, NBFC भी, NBCC भी आप देखें तो ट्रेडर्स का काफ़ी पसंदीदा काउंटर है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स के नंबर्स अब आने शुरू हो जाएंगे जो कि ट्रेडर्स के रडार पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सर, अगर हम हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प को छोड़ भी दें तो इन स्टॉक्स पर आपकी राय सर नंबर से पहले? देखिए SJVN तो कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न दिख रहा है। अप कैंडल्स में बहुत कम वॉल्यूम है और डाउन कैंडल्स में एक्सट्रीम हाई वॉल्यूम है। और 26 जुलाई की जो कैंडल थी वहां पे एक्सट्रीम हाई सेलिंग वॉल्यूम था। तो डिस्ट्रीब्यूशन अपने फैग एंड पे, यहाँ से अब वर्टिकल डाउन मूव आने की संभावना काफी आई है। 134 निकलते ही से बेरिश ब्रेकडाउन होगा SJVN में। नीचे 98 पहला टारगेट होगा, 98 टूटता है तो और डाउन साइड जो आएगी वो लगभग स्विंग हाई 81 के आसपास था, वहां तक आती हुई दिख रही है। तो मैं इस स्टॉक से कंप्लीट एग्जिट की सलाह दे रहा हूं। और जहां तक मुझे लग रहा है ये रिजल्ट के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग भी दे सकता है। दूसरा GNFC में भी बेरिश पैटर्न है। यहाँ पे 640 का पहला टारगेट दिख रहा है, नीचे 595 का दूसरा दिख रहा है। GMR एयरपोर्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 85 डेज का बेस ब्रेकआउट था और उस ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट पे ही 38 दिन से वापस कंसोलिडेट कर रहा है। तो बेस ऑन बेस पैटर्न है। अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं और ये स्टॉक 100.65 का लेवल निकालता है तो फ्रेश बाइंग करना चाहिए। उस समय जब ब्रेकआउट आएगा तो उस समय स्टॉप लॉस बनेगा 98 का और टारगेट बनेगा 114 रुपए का। तो 2 रुपए की रिस्क के सामने 14 रुपए की अपसाइड रहेगी। तो ये एक बेस्ट काउंटर दिख रहा है मुझे रिजल्ट प्ले के हिसाब से। GMR इंफ्रा पे आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। GMR इंफ्रा, जिसे हम अभी GMR एयरपोर्ट्स के नाम से जानते हैं, इसमें अगर रिजल्ट अच्छे रहते हैं और 100 रुपये 65 पैसे का लेवल पार होता है तो फिर यहाँ पे 114 रुपये तक की तैयारी हो सकती है स्टॉक के जाने की। 98 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल नज़र आ रहा है जहाँ तक GMR एयरपोर्ट्स की बात है। आखिरी सवाल सर, आज के लिए किन सेक्टर्स, किन स्टॉक्स में आपको लगता है कि पैसा बनता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे आप खरीदारी करने की या बिकवाली करने की राय देंगे?
देखिए दो पिक रहेगी मेरी। पहला है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर बहुत बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। इसमें एक बेस बना हुआ है, जो बेस है वो 35 दिन का है। ब्रेकआउट आ रहा है, 534 निकलता है तो स्टॉक में इमीडिएट बेसिस पे लॉन्ग करना चाहिए। 524 का स्टॉप लॉस रहेगा ब्रेकआउट के बाद। पहला टारगेट 549 का रहेगा, क्योंकि वहां पे फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। 549 निकल जाता है तो ये स्टॉक आपको 1.5 से 2 हफ्ते में 590 595 के टारगेट्स दे देगा। दूसरा काउंटर है ग्लेनमार्क। यहाँ पे एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन का ब्रेकआउट है। कल ओपन लो के साथ स्टॉक चला था, नियर अबाउट हाई जाके क्लोज किया है। 1510 पे एक फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। 1510 निकलते से स्टॉक में 1490 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1540 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। और 1540 के ऊपर स्टॉक अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर सीधा सीधा 1650 आते हुए दिखेगा। और फार्मा इंडेक्स पे मैं वैसे भी काफी बुलिश हूँ, और चूंकि क्वालिटी इंडेक्स मोमेंटम इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है तो मैं स्मॉल कैप नेम्स की जगह ग्लेनमार्क सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो फार्मा स्पेस से ग्लेनमार्क फार्मा, जिसमें इस महीने के एंड तक नए हाइस लगते हुए दिख सकते हैं, तो उसमें खरीदारी करें। 1510 के ऊपर जाते ही यहाँ पे 1540 और 1650 रुपये तक के टारगेट आ जाएंगे। और दूसरा नाम है एग्री स्पेस या फर्टिलाइजर स्पेस है चंबल फर्टिलाइजर का, जहाँ पे आपको 530 रुपये के आसपास चल रहा है। 549 रुपये का पहला टारगेट है, 524 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। क्या व्यू होगा सर इन दोनों स्टॉक्स में? देखिए, मान के चलिए कि अगर छोटे टारगेट के लिए प्ले कर रहे हैं तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में आ जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का समय दीजिए। बड़े टारगेट्स जो दोनों मैंने डिस्कस किए हैं, 590 का चंबल में और 1650 का ग्लेनमार्क में, ये 2 से 3 हफ्ते का समय देंगे तो ये दोनों टारगेट्स इसमें मिल जाएंगे। चलिए परफेक्ट सर। दो स्टॉक्स हैं, ग्लेनमार्क फार्मा और चंबल फर्टिलाइजर, जिसमें आपको खरीदारी करके चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप हमसे विदा लें सर, उससे पहले कोई डिस्क्लोजर्स? देखिए, ग्लेनमार्क और जो स्टॉक हमने डिस्कस किया था जीनस पावर, ये दोनों स्टॉक्स हमने कल अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किए हुए हैं। बाकी ऐसा कोई भी स्टॉक डिस्कस नहीं हुआ है जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रहा हो, लेकिन क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। विश यू अ वेरी गुड डे। सेम टू यू। थैंक यू सर। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। हमारा खास कार्यक्रम है सोमवार से शुक्रवार। मेरे सहयोगी विवेक मित्तल हैं, वो आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसमें नतीजों पर, छोटे मोटे स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। तो जुड़ना मत भूलिएगा सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में। तो कल की बड़ी उठापटक के बाद आज बाजार में स्थिरता और हरे निशान के साथ कारोबार हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं आज का दिन आपके लिए बहुत 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 प्रॉफिटेबल होगा। कल मिलेंगे आपसे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।